हेलो बच्चों, आज हम यूनिट 3 चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, स्टीफन हॉकिंग। चैप्टर पढ़ने से पहले हम स्टीफन के आपको एक फोटोग्राफ दिखा देती हूँ। ये स्टीफन हॉकिंग है। इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन, बट ही हैज फिजिकल डिसेबिलिटीज। आप देखेंगे वो फिजिकली नॉर्मल नहीं थे, उनके काफी चैलेंजेस थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने लाइफ में हार नहीं मानी। बहुत सारी साइंस में बहुत कंट्रीब्यूट किया। आप देख सकते हैं कैसे वो मशीन्स के द्वारा बोलते थे और कम्युनिकेट करते थे। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो उन्हीं के बारे में है, स्टीफन हॉकिंग। ठीक है, तो बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग, लेट्स डू दी वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस। ये कुछ पर्सनालिटीज हैं जो जिनको कुछ ना कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी था। जॉन मिल्टन एक पोएट थे और वो he had become blind at the age of 43 years. Okay. दूसरा, बीथोवेन एक म्यूजिशियन थे, कंपोजर थे। He was a composer and musician who became deaf. स्टीफन हॉकिंग एक 20th सेंचुरी साइंटिस्ट थे। उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं थी, who was paralyzed. उनको नर्व के इश्यूज थे। तो इस तरह से आप देखेंगे हेलन केलर वाज डेफ, ब्लाइंड एंड डेफ। तो इन सब का कुछ ना कुछ फिजिकल डिसेबिलिटी था, लेकिन उसके बावजूद हम आज इनके बारे में पढ़ रहे हैं, इनको जानते हैं। तो इन्होंने अपनी डिसेबिलिटी से हार नहीं मानी। ठीक है, okay, these are some word building examples. कई बार हम क्या करते हैं, हम वर्ड रिपीट करते हैं, या तो उसी वर्ड को रिपीट करते हैं या उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज करते हैं। जैसे ट्वीट ट्वीट, पैटर पैटर, चिट चैट, बैंग बैंग, फॉर इम्पैक्ट। कुछ वर्ड्स हम ब्लेंडिंग से बनाते हैं, जब दो वर्ड्स को मिला के जो शब्द बनते हैं। जैसे ब्रेकफास्ट और लंच। आप ब्रेकफास्ट से लेट हो चुका है लेकिन लंच से जल्दी खा रहे हैं आप, तो वी कॉल दैट मील ब्रंच, है ना। जब स्मोक और फॉग दोनों हो जाती है सर्दी में, वी कॉल इट स्मॉग। मोटर एंड होटल से मिलके बना है मोटल। ठीक है, देन वी मेक वर्ड्स बाय क्लिपिंग देम, मेकिंग देम शॉर्टर। जैसे मैथमेटिक्स को हम मैथ कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट को हम एड कहते हैं, लैबोरेटरी को हम लैब कहते हैं। ठीक है, एंड देन देयर आर एक्रोनिम्स। हम पहला लेटर उठाते हैं और उससे हम शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, जैसे नासा, यूनिसेफ, पीबीसी, यूएसए, एटीएम, वीआईपी, डीओबी। ठीक है, ये हो गए एक्रोनिम्स। तो ये कुछ शब्द हैं जो हम नए शब्द जैसे बना लेते हैं, उसके बारे में है। चलो अब स्टीफन हॉकिंग के बारे में पढ़ते हैं। स्टीफन हॉकिंग was born on 8th January 1942 and he died on 14th March 2018. He was a physicist, he was a cosmologist, he was an author, and he was a
director at Cambridge University. He was the first to set out a theory of cosmology explained by a union of general theory of relativity and quantum mechanics. ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, उनके सब्जेक्ट के बारे में है. उन्होंने जो साइंटिफिक रिसर्च की और जो थ्योरीज प्रोपाउंड की उसके बारे में है. और ये लेसन जो है वो उनकी उनकी बायोग्राफी है, उनकी लाइफ की स्टोरी है, और उन्हें क्या क्या लाइफ में चैलेंजेस आए और उसके बावजूद उन्होंने क्या क्या लाइफ में अचीव किया. ठीक है, ये थोड़ा सा सुन लेते हैं उनके बारे में. ठीक है, तो स्टीफन हॉकिंग वी नो वाज बोर्न ऑन 8 जनवरी 1942. वो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, प्रोफेसर थे और ऑथर भी थे. उन्होंने बहुत बुक्स लिखी हैं, लेकिन 21 साल की उम्र में उन्हें ये ALS नाम की एक डिजीज डायग्नोज हुई. और उनकी आत्मकथा पे, उनके जीवन के ऊपर एक किताब, एक फिल्म भी बनी है जिसका नाम है द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग. उनकी पूरी जिंदगी के बारे में नहीं है, कुछ पार्ट के बारे में वो फिल्म है. Over the years, Stephen Hawking has written or co-written a total of 15 books. A few of the most noteworthy include The Grand Design, The Universe in a Nutshell, The Theory of Everything. ये उनकी लिखी गई किताबों में से कुछ का नाम है. उन्होंने टोटल 15 किताबें लिखी हैं. In 1988, Hawking catapulted to international prominence with the publication of A Brief History of Time. तो 1988 में हॉकिंग को सारी दुनिया जानने लगी जब उन्होंने ये अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किताब लिखी. कैटपुल्ट मतलब उछाल देना, तेजी से प्रसिद्ध करना. The scientist was catapulted into fame after his book became a bestseller. तो जब ये किताब उन्होंने लिखी तो उन्हें बहुत तेजी से प्रसिद्धि मिली. कौन सी किताब? A Brief History of Time. The short, informative book became an account of cosmology for the masses and offered an overview of space and time, the existence of God and the future. तो इस छोटी सी किताब से लोगों को, जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं थे, जो साइंस में बहुत प्रख्यात नहीं थे, उनको भी वो किताब पढ़ के समझ में आता था कि टाइम एंड स्पेस के बारे में, भगवान के बारे में और फ्यूचर के बारे में पढ़ के उनको क्लैरिटी मिलती थी. उनको समझ में आता था कि उस किताब में बहुत सरल भाषा में इन सब के बारे में लिखा हुआ था. The work was an instant success, spending more than 4 years atop the London Sunday Times bestseller list. Since its publication, it has sold millions of copies worldwide and has been translated to more than 40 languages. तो उनको 40 भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है और millions of copies उस किताब की बिकी हैं, और आज भी वो किताब बहुत
पॉपुलर है. A brief history of time also wasn't as easy to understand as some had hoped. कहते लेकिन क्योंकि एक साइंटिस्ट ने लिखी थी तो इतनी आसान नहीं थी वो समझनी जितना लोगों को लगा कि हम पढ़ के समझ पाएंगे. तो फिर स्टीफन हॉकिंग ने क्या किया, 2001 में उन्होंने दूसरी किताब लिखी, द यूनिवर्स इन अ नटशेल, जिसमें उन्होंने थोड़ी पिक्चर्स ड्रॉ की और बड़ी बड़ी थ्योरीज को समझाने का एक सरल भाषा में दोबारा प्रयास किया. जब उन्होंने देखा कि इतने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, जानना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उस तरह का साइंस बैकग्राउंड नहीं है, उस तरह की समझ नहीं है इन टॉपिक्स के बारे में, तो उन्होंने उसको इलिस्ट्रेशंस के द्वारा, ड्राइंग्स और पिक्चर्स के द्वारा और बहुत सरल भाषा में उन्होंने समझाने की कोशिश की. इन 2005, ये भी एक स्टीफन हॉकिंग का एक तस्वीर है. In 2005, Hawking authored the even more accessible A Briefer History of Time, which further simplified the original work's core concepts and touched upon the newest developments in the field like string theory. फिर एक और किताब उन्होंने 2005 में निकाली जो और भी सिंपल थी, और जो भी उन्होंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में लिखा था उसको और सिंपल बनाया, ताकि और उसमें नई नई थ्योरीज जो डेवलपमेंट हुई थी वो सब नई वाली किताब में उन्होंने इंक्लूड किया. तो भाषा को और सरल बनाया, नई नई थ्योरीज उसमें इंक्लूड की. ताकि लोगों को समझने में और भी आसानी हो. ठीक है, तो इन तीनों किताबों को मिलाकर ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम एंड द यूनिवर्स इन अ नटशेल, इन तीनों किताबों को they articulate the physicist's personal search for the science's holy grail, a single unifying theory that can combine cosmology with quantum physics to explain how the universe began. तो ये सारी सर्च किस बारे में थी कि यूनिवर्स कैसे शुरू हुआ, इस दुनिया का निर्माण कैसे हुआ. इसके बारे में था, ये समझाने का प्रयास था कि इस दुनिया की शुरुआत कैसे हुई. ठीक है, it's the kind of ambitious thinking that allowed Hawking, who claims he can think in 11 dimensions, to lay out some big possibilities for humankind. He is convinced that time travel is possible and that human may indeed colonize planets in the future. तो वो ये मानते हैं कि आगे बिल्कुल पॉसिबल है कि हम दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर वहां पर रहने लगे. In September 2010, Hawking spoke against the idea that God could have created the universe in his book The Grand Design. तो हॉकिंग का कहना था कि भगवान ने इस दुनिया को नहीं बनाया है. Hawking previously argued that belief in a creator might be compatible with modern scientific theories. हालांकि पहले हॉकिंग का ये ओपिनियन था कि हो सकता है कि कोई क्रिएटर हो, कोई भगवान नाम की चीज हो जिसने बनाया हो, लेकिन 2010 में उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है. His new work, however, concluded that the Big Bang was the inevitable consequence of laws of physics and nothing more. Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from
nothing. Hawkins said spontaneous creation is the reason there is something rather than nothing. Why the universe exists, why we exist. तो उन्होंने क्लियरली कहा कि इस हमारे होने का, इस धरती का होने का, इस यूनिवर्स का होने का सारा श्रेय फिजिक्स को जाता है, फिजिक्स के लॉज को जाता है. इसमें किसी भी क्रिएटर या भगवान का कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. So, the Grand Design was Hawking's first major publication in almost a decade. Within his new work, Hawking set out to challenge Sir Isaac Newton's belief that the universe could have been designed by God. तो न्यूटन ये मानते थे कि धरती, ये जो ब्रह्मांड है, इसको भगवान ने बनाया है, simply because it could not have been born from chaos. तो इसके अलावा आइजैक न्यूटन को कोई रीजन, कोई लॉजिक नहीं दिखा था. तो वो ये मानते थे कि यूनिवर्स को भगवान ने ही बनाया है, किसी सुप्रीम शक्ति ने बनाया है. It is not necessary to invoke God to light the blue touch paper and set the universe going. उन्होंने कहा कि नहीं, इस दुनिया को चलाने के लिए, बनाने के लिए हमें भगवान की जरूरत नहीं है. ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे चलता है. किस पे चलता है? साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, वैज्ञानिक तत्वों पे ये दुनिया चलती है. At the age of 21, Stephen Hawking was diagnosed with ALS. In very simple sense, the nerves that controlled his muscles were shutting down. At the time, doctor gave him 2.5 years to live. तो उनकी जो नर्व्स जो मसल्स को कंट्रोल करती थी, वो धीरे धीरे उनकी ताकत खत्म हो रही थी और डॉक्टर ने कहा कि वो 2.5 साल से ज्यादा नहीं जिएंगे. Hawking first began to notice problems with his physical health while he was at Oxford. On occasion, he would trip and fall or slur his speech. He didn't look into the problem until 1963 during his first year at Cambridge. तो हॉकिंग जब छोटे थे तो वो चलते चलते गिर जाते थे, बहुत ज्यादा गिरते थे और उनकी कई बार जबान भी लड़खड़ाती थी, लेकिन उन्होंने इन चीजों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया. कब उन्होंने पहली बार ध्यान दिया? जब वो कॉलेज गए, जब वो कैम्ब्रिज के फर्स्ट ईयर में थे, जब वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पहुंचे तो इस चीज की तरफ उनका पहली बार ध्यान गया. ये कब था? 1963 में. For most part, Hawking had kept these symptoms to himself. तो हॉकिंग शुरू में किसी को बताते नहीं थे. उनको शायद एम्बैरेसिंग लगता हो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है. उनको लगता था शायद मैं गिर गया, मुझसे कुछ. तो वो उन्होंने किसी को शुरू में बताया नहीं, लेकिन बाद में. But when his father took notice of the condition, he took Hawking to see a doctor. और जब उनके पिताजी ने उनकी हालत, उनके ध्यान में आया कि हॉकिंग को ये दिक्कत हो रही है, तो वो उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए. For the next 2 weeks, the 21-year-old college student made his home at a medical clinic where he underwent a series of tests. फिर 21 साल की उम्र में वो एक क्लिनिक गए और वहां पे उनके खूब सारे टेस्ट हुए. They took a muscle sample from my arm, struck electrodes into me, and injected some radio opaque fluid into my spine
and watched it going up and down with X-rays as they tilted the bed, he once said. After all that, they didn't tell me what I had, except that it was not multiple sclerosis and that I was an atypical case. तो कहते हैं मेरे उन्होंने मसल में कुछ कुछ डाला और मेरे स्पाइन में फ्लूइड डाला और फिर उसको एक्सरे से पूरा मुझे देखा, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया मुझे क्या है, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि मल्टीपल सिरोसिस तो नहीं है, ये कुछ और बीमारी है। और उस समय उन्हें समझ नहीं आया कि क्या है। Eventually, however, doctors did diagnose Hawking with early stages of ALS. It was devastating news for him and his family, but a few events prevented him from becoming completely despondent. The first of these came while Hawking was still in the hospital. There he shared a room with a boy suffering from leukemia. Relative to what his roommate was going through, Hawking later reflected his situation seemed more tolerable. तो हॉस्पिटल में हॉकिंग के साथ एक लड़का था, उसको ल्यूकीमिया था, ल्यूकीमिया इज ब्लड कैंसर। तो उसको देख के हॉकिंग को लगता था कि मैं इससे तो कम से कम बेहतर हूं। Not long after he was released from the hospital, Hawking had a dream he was going to be executed. He said this dream made him realize that there were still things to do in his life. तो हॉस्पिटल से आने के बाद उनको सपना आया कि उनको फांसी पे चढ़ाया जा रहा है, और कहते हैं वो सपने देखने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है मरने से पहले। In a sense, Hawking's disease helped him become the noted scientist he is today. Before the diagnosis, Hawking wasn't always focused on his studies. Before my condition was diagnosed, I had been very bored with life, he said. There had not seemed to be anything worth doing. कहते हैं एक तरह से मुझे बीमारी से इस बीमारी की वजह से मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट बना हूं, क्योंकि पहले मुझे पढ़ाई में बहुत ज्यादा मेरा ध्यान नहीं था और मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता था। मुझे लगता था कि जिंदगी में कुछ करने लायक तो है नहीं। I was very bored. With the sudden realization that he might not live long enough to earn his PhD, Hawking poured himself into his work and research. और फिर जब ये बीमारी डायग्नोज हुई तो हॉकिंग्स को लगा कि हो सकता है मैं इतना भी ना जीऊं कि मैं अपनी पीएचडी कर पाऊं। तो उन्होंने फिर पूरी तरह अपने आप को अपनी पढ़ाई में झोंक दिया। As physical control over his body diminished, he'd be forced to use a wheelchair by 1969. तो उनके टेस्ट कब हुए? उनके टेस्ट हुए 1963 में, और 69 तक वो व्हीलचेयर पर आ गए थे। 6 साल में उनकी मसल्स और नर्व्स इतनी डीजेनरेट हो गई थी कि उनसे चला फिरा नहीं जाता था और वो व्हीलचेयर पे आ गए थे। The effects of the disease started to slow down. Over time, however, Hawking's ever-expanding career was accompanied by his ever-worsening physical state. कहते हैं जैसे जैसे एक तरफ वो एक अच्छे साइंटिस्ट होने के लिए वो प्रख्यात पा रहे थे, पूरी दुनिया में फेमस हो रहे थे, दूसरी तरफ उनका शरीर दिन पे दिन बदतर होता जा रहा था। तो ये बहुत दुख की बात है कि जैसे जैसे उनका करियर बढ़ रहा था, वो नई नई चीजें रिसर्च कर रहे थे
और थ्योरीज निकाल रहे थे, दूसरी तरफ उनका शरीर दिन पे दिन और ज्यादा गिर रहा था और उनके काबू के बाहर हो रहा था, क्योंकि मसल्स काम नहीं कर रही थी, नर्व्स काम नहीं कर रही थी, तो उनका अपने शरीर पे कंट्रोल खत्म हो रहा था. By the mid-70s, the Hawking family had taken in one of the Hawking's graduate students to help manage his care and work. तो 70s में जाके क्या हुआ कि हॉकिंग फैमिली ने उसके एक स्टूडेंट उसके साथ रहने लगे जो उसको उसकी केयर भी करते थे और उसके काम में भी मदद करता था. He could still feed himself and get out of bed, but virtually everything else required assistance. तो अब हॉकिंग क्या दो ही चीज कर पाते थे, वो खुद खाना खा पाते थे और बेड से उठ पाते थे, लेकिन उसके अलावा हर चीज के लिए उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी, हेल्प की जरूरत पड़ती थी. बाकी सब चीज के लिए उनको किसी की मदद चाहिए होती थी, वो कुछ भी खुद नहीं कर पाते थे. In addition, his speech had become increasingly slurred, so that only those who knew him could understand him. तो धीरे धीरे उनकी जबान भी और ज्यादा स्लर्ड होने लगी, मतलब साफ नहीं, वो उच्चारण नहीं कर पाते थे शब्दों का. जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना, साफ नहीं बोलते, सिर्फ माँ बाप समझ पाते हैं वो क्या कह रहे हैं. तो धीरे धीरे उनकी जबान ऐसे स्लर होने लगी कि सिर्फ जो उनके बहुत नजदीक लोग थे, परिवार के लोग थे या उनके बहुत क्लोज स्टूडेंट्स थे, वो समझ पाते थे वो क्या कह रहे हैं, बाकी कोई समझ ही नहीं पाता था कि वो कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं. और 1985 में उनकी आवाज पूरी तरह चली गई. The resulting situation required 24-hour nursing care for the acclaimed physicist. और अब वो सिचुएशन आ गई कि उनको 24 घंटे किसी केयर करने वाले की, केयर टेकर की जरूरत रहती थी. अब वो अकेले कुछ भी नहीं कर पाते थे. It also put in peril Hawking's ability to do his work. तो उनका जो काम था एज अ साइंटिस्ट वो भी सफर करता था, क्योंकि वो अपना ही ध्यान नहीं रख पाते तो वो बाकी काम कैसे कर पाएंगे. The predicament caught the attention of a California computer programmer who had developed a speaking program that could be directed by the head or eye movement. तो हॉकिंग के बारे में एक कैलिफोर्निया प्रोग्रामर था, उसने एक स्पीकिंग प्रोग्राम बनाया था कि आप सर हिला के या आंखों की मूवमेंट से आप बात कर पाते हैं. जो लोग बोल नहीं पाते उनके लिए उसने वो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था. तो इस प्रोग्रामर का ध्यान हॉकिंग्स की तरफ गया. तो उन्होंने क्या किया, The invention allowed Hawking to select words on a computer screen that were then passed through a speech synthesizer. तो कंप्यूटर स्क्रीन पे शब्द आते थे, उनको हॉकिंग्स चूज करते थे और फिर वो कंप्यूटर उन शब्दों को बोलता था. तो उस तरह से हॉकिंग्स कम्युनिकेट कर पाते थे उस प्रोग्राम की वजह से, कंप्यूटर प्रोग्राम की वजह से. At the time of its introduction, Hawking, who still had use of his fingers, selected his words with a handheld clicker. Today, with virtually all control of his body gone, Hawking directs the program through a cheek muscle attached to a sensor. तो कहते हैं उस समय तो उनके फिंगर्स चलती थी, तो वो एक क्लिकर से शब्द चूज करते थे, क्लिक करते थे, लेकिन बाद में उनका वो भी चला गया, फिंगर्स का कंट्रोल भी चला गया. तो अब वो चीक मसल से एक सेंसर लगा के उससे बोल पाते हैं. Through the program and with the help of assistants, Stephen Hawking has continued to write at a prolific rate. His work has included numerous scientific papers, but of course also information for the non-scientific community. तो पहले लोग क्या करते थे, साइंटिस्ट के लिए ही लिखते थे. आम इंसान उन चीजों को, आम आदमी उन चीजों को नहीं समझ पाता था. लेकिन थैंक्स टू स्टीफन हॉकिंग
जो नॉन साइंटिफिक कम्युनिटी है, जो साइंस बैकग्राउंड की नहीं है, जो आम जनता है, आम आदमी है, जो साइंटिस्ट नहीं है या साइंस का स्टूडेंट नहीं है, वो भी इन कॉन्सेप्ट्स को उनकी किताबों के द्वारा समझ सकते हैं. Hawking's health, of course, became a constant concern, a worry that was heightened in 2009 when he failed to appear at a conference in Arizona because of a chest infection. लेकिन उनकी सेहत दिन पे दिन गिर ही रही थी, और 2009 में जैसे वो किसी कॉन्फ्रेंस पे नहीं आ पाए थे क्योंकि उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया था. In April, Hawking, who had already announced he was retiring after 30 years from the post of education professor of mathematics at Cambridge, was rushed to the hospital for being what the university officials described as gravely ill. It was later announced that he was expected to make a full discovery. तो ये 2009 की बात है, तो इसका मतलब उन्होंने सेहत के काफी चैलेंजेस सहे, और फिर वो फाइनली 2018 में 14 मार्च को उनका देहांत हो गया. ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं. Observe the timeline and search the occurrences according to it. Prepare a chart. तो किस साल में क्या हुआ? ठीक है, तो ये टाइमलाइन है हमारी. 8 जनवरी 1942 स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ. ही वाज बोर्न. 1969 में वो व्हीलचेयर पर आ गए. 1970 में उनका धीरे धीरे उनके शरीर का कंट्रोल होने लगा. उनकी जबान साफ नहीं थी, और उनको एक ग्रेजुएट स्टूडेंट उनके साथ रहने लगा जो उनको उनकी रोजमर्रा के काम में मदद था, मेडिकल केयर देता था, और वैसे भी हेल्प करता था एज अ स्टूडेंट. 1988 में उन्होंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी. 2001 में उन्होंने यूनिवर्स इन अ नटशेल लिखी, और 2005 में उन्होंने, अब जब उन्होंने देखा कि लोग इस बुक में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं लेकिन उनको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं, तो उन्होंने अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी, जिसमें उन्होंने और भी सिंपल चीजों को बनाया और उसमें नई थ्योरीज भी इंक्लूड की. ठीक है. 2009, Hawking failed to appear at a conference. वो 2009 में कॉन्फ्रेंस पे उनको जाना था, वो वहां पे नहीं आ पाए, और उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया और हॉस्पिटल जाना पड़ा. 2010 में उन्होंने फिर एक किताब पब्लिश की, द ग्रैंड डिजाइन, और 2014 में उन्होंने वो फिल्म रिलीज हुई थी, द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, जो उनकी जिंदगी पर, जिंदगी के कुछ हिस्सों पर आधारित है, पूरी लाइफ हिस्ट्री नहीं है. Now, this is make a list of books written by Stephen Hawking. उन्होंने कौन सी किताब लिखी है, वो किस बारे में है, और उस किताब का दुनिया में क्या कंट्रीब्यूशन है. तो उन्होंने एक किताब तो लिखी है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो स्पेस टाइम यूनिवर्स के बारे में है, और साइंस के मुश्किल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्होंने सरल भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश की. तो यूनिवर्स इन अ नटशेल लिखी उन्होंने 2001 में, जिसमें उन्होंने कॉस्मोलॉजी की बड़ी बड़ी थ्योरीज को विजुअल्स, इमेज, ड्राइंग्स और फोटोज के थ्रू समझाने की कोशिश की. वो भी उन्होंने आम जनता के लिए जितना सरलीकरण कर सकते थे उन्होंने किया है. अब ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी फिर उन्होंने 2005 में.
उन्होंने ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम को और भी सिंपल किया और जो नई नई थ्योरीज थी वो भी उस किताब में इंक्लूड किया। 2010 में उन्होंने द ग्रैंड डिजाइन लिखी। उन्होंने लिखा कि भगवान के बिना ये जो ब्रह्मांड है ये कैसे बना। कहते हैं इसमें हमें भगवान की जरूरत नहीं है, ये तो साइंस का लॉ है, फिजिक्स का लॉ है, ग्रेविटी और 3-4 लॉज के हिसाब से। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा न्यूटन का कहना गलत था कि भगवान ने इस धरती को बनाया है, ये तो बहुत ही एक साइंटिफिक हैपनिंग है। ठीक है। The third question is make a list of Hawking's physical inabilities after 1963. तो 1963 में उनके सारे टेस्ट हुए थे और उसके बाद धीरे धीरे उनको क्या क्या शारीरिक अक्षमताओं का सामना करना पड़ा उसकी लिस्ट बनाइए। ठीक है, तो वो क्या थी? वो चलते चलते गिरने लगे थे, उनकी जबान साफ नहीं थी, वो दिन पर दिन और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था उनको बोलना और धीरे धीरे उन्होंने अपनी आवाज पूरी तरह खो दी। 1969 में वो व्हील चेयर पे आ गए थे और फिर उनकी बोलने की क्षमता धीरे धीरे कम होती रही और बहुत कम लोग उनको समझ पाते थे और 1985 में उन्होंने पूरी तरह अपनी आवाज को खो दिया। और उसके बाद उन्होंने अपना शरीर का पूरा कंट्रोल वो खो चुके थे और बोलने के लिए वो चीक मसल पे एक स्पीच डिवाइस उसको मूव करके वो बोल मशीन में कंप्यूटर में सिग्नल्स भेजते थे, उससे वो कम्युनिकेट कर पाते थे। ठीक है, तो ये उनको शारीरिक परेशानियां हुई थी। नाउ शेप योर माइंड, complete the network of cluster diagram with the name of great personalities and their contribution. तो आर्ट में जो कंट्रीब्यूशन किया है उन लोगों के आप नाम यहाँ लिख सकते हैं। जिन्होंने मैथ में कंट्रीब्यूट किया है उसको यहाँ लिख सकते हैं, जिन्होंने साइंस में किया है, जिन्होंने लिटरेचर में किया है। तो आप कोई भी नाम उठा सकते हैं आज के जमाने से या हिस्ट्री से, जिन्होंने जैसे आप देखेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। सुधा चंद्रन एक क्लासिकल डांसर है, उनकी एक टांग आधी कट गई थी तो उन्होंने आर्टिफिशियल लिम्ब लगवा के उसके बाद भी वो क्लासिकल डांस करती हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ सुधा चंद्रन। जब आप उनको डांस करते हुए देखते हैं तो आप कह नहीं सकते कि उनकी टांग नकली है। क्लासिकल डांसर, उनका एक्सीडेंट हुआ था 16 साल की उम्र में। उसके बाद क्योंकि वो डांसर थी उन्होंने प्रोस्थेटिक लिम्ब लगाया है, जो जयपुर फुट भी बोलते हैं उसको, और उससे उन्होंने वापस डांस करना शुरू किया। ठीक है, इसको जयपुर फुट बोलते हैं। ये जो नकली पैर आपके साइज का बना के और वो लगा देते हैं उन लोगों को जिन्होंने पैर खोए होते हैं। जैसे आप देखते हैं इनका एक पैर कटा हुआ है तो इनको प्रोस्थेटिक लिम्ब लगाया हुआ है, दूसरा पैर उनका अपना है, तो इसको कहते हैं प्रोस्थेटिक लिम्ब। तो सुधा चंद्रन का प्रोस्थेटिक लिम्ब है, उसके बाद भी वो डांस करती थी। जॉन मिल्टन, उन्होंने बहुत फेमस क्लासिक लिखा था पैराडाइज लॉस्ट, जब उन्होंने अपनी आंखों की ज्योति खो दी थी, जब उनको दिखना बंद हो गया था और उनकी आंखें ठीक भी हो गई थी। कहते हैं आंखों की विजन जाने के बाद वापस नहीं आती, लेकिन उनकी वापस आई थी और फिर उन्होंने लिखा था पैराडाइज रीगेन्ड।
उन्होंने कहा मैं भगवान से अगर शिकायत कर रहा हूँ जब मैंने अपनी आंखें खोई हैं, तो जब मुझे आंखें वापस मिली हैं तो मुझे अपना आभार भी प्रकट करना चाहिए। तो उन्होंने फिर दूसरी किताब लिखी थी जिसका नाम था पैराडाइज रीगेन्ड। स्टीफन हॉकिंग ने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया, ब्लैक होल्स के बारे में, फिजिक्स के बारे में, कॉस्मोलॉजी के बारे में। तो इस तरह से आप अपने रिसर्च से भी आप कुछ नाम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग वेब। इसको हम कर चुके हैं कई बार, आप और डिटेल्स इसमें से बुक में से निकाल के डाल सकते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने क्या क्या अपनी जिंदगी में अचीव किया, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, उन्होंने वो बुक्स लिखी, उन्होंने आम आदमी को, जो जनरल पब्लिक है, उनकी साइंस की जो मुश्किल मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बिल्कुल सिंपल बनाया ताकि एक आम इंसान भी उनको पढ़ के समझ सके। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्सप्लेन हाउ द लाइफ ऑफ स्टीफन हॉकिंग प्रूव्स द प्रोवर्ब एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। ये आपको जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग की अगर आप उनकी लाइफ ट्राइजेक्टरी देखें तो आपको लगेगा कि इनकी तो जिंदगी खत्म है। जो इंसान खुद बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, जा नहीं सकता, लेकिन उन्होंने एक मिनट के लिए भी हार नहीं मानी, और वो जितना शारीरिक रूप से गिरते रहे उतना मानसिक और आ, अपना गोल में उतना ही मेहनत करते रहे, और उतने ही बड़े साइंटिस्ट बनते रहे, उतनी बड़ी थ्योरीज निकाल के लाते रहे, और उन्होंने मेंटली ग्रो करना नहीं छोड़ा, क्योंकि उनका शरीर उनकी काबू से बाहर हो रहा था। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, आपको क्या मोटिवेशन मिला स्टीफन हॉकिंग की कहानी पढ़ के। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स आप कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग वाज डायग्नोज्ड विद अल्जाइमर्स डिजीज, फॉल्स, उनको अल्जाइमर्स नहीं था। स्टीफन हॉकिंग बिलीव दैट मैन कैन नॉट लिव ऑन अदर प्लैनेट्स, गलत। वो कहते थे कि एक ऐसा समय आएगा जब इंसान दूसरे प्लैनेट्स पर भी अपना अपना हक जमाएगा और वहां पे रहना शुरू करेगा। उन्होंने 25 से ज्यादा बुक्स लिखी हैं, ये सही है। दो स्टीफन लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिज बॉडी, ही रोट विद अ प्रोलिफिक रेट विद द हेल्प ऑफ असिस्टेंट्स, ये सही है। ये जम्बल्ड है, ये बुक में आप देखेंगे जिस ऑर्डर में हुए हैं उसमें आप इसको 1 2 3 4 कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसमें आप वर्ब्स भर सकते हैं। मदर कुक्स अ गुड मील, mother and daughter cook a good meal. The rise and fall of the empire is recorded in history. Neither Ritesh nor Alok play well. Either of the two is guilty. क्लास के बाद आपके साथ ये रिसोर्स शेयर होगा, इसमें आपको नई शब्दावली जो इस चैप्टर में है उसका हिंदी में अर्थ, मराठी में अर्थ और सेंटेंस, आप इसे पढ़ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो इतना लंबा चैप्टर है इसकी छोटी सी समरी भी यहाँ पे है, शॉर्ट में आप इसको पढ़ के समझ सकते हैं कि चैप्टर में क्या है, और जो आपके किताब के पीछे जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर के एंड के क्वेश्चन जरूर करना, क्वेश्चंस 1 to 9, बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चंस नहीं है, छोटे से ही हैं। ठीक है बेटा, ऑल राइट, बाय।